अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि अनयूजुअल है। हम इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे 3 मुल्कों की, ये जानने के लिए कि हम क्यों पीछे रह गए और वो क्यों आगे चले गए। इसके लिए हमने इंतखाब किया है 2 मुल्कों का, वो है चाइना एंड साउथ कोरिया। और इसकी वजह यह है कि ये दोनों मुल्क एक ज़माने में पाकिस्तान के हमपल्ला थे, बराबर थे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। ये तीनों मुल्क का टोटल एक्सपोर्ट $500 बिलियन हुआ करता था 1960 में। आज हम लोग 20 बिलियन एक्सपोर्ट करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो रहे। इसी दौरान साउथ कोरिया बढ़ते बढ़ते $350 बिलियन सालाना एक्सपोर्ट पे जा चुका है और चाइना 600 बिलियन पे जा चुका है। ये आज से 2 साल 2006 के फिगर्स हैं, अब शायद और ज़्यादा हो गया हो। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या फैक्टर्स थे कि ये 2 मुल्क जो हमारे हम पल्ला थे, आज वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर गए कि चाइना जो है इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा लिक्विड मुल्क बन चुका है। न सिर्फ 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बन गया है 3.5 ट्रिलियन के इकॉनमी बनाकर, बल्कि उसके पास 2.4 ट्रिलियन कैश पड़े हुए हैं जो उसने अमेरिका और हर जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसी तरह कोरिया के पास भी तकरीबन 500-600 बिलियन इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है आज एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब से। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इफ्तिखार साहब एज ए वेल ट्रेवल्ड पर्सन OPIF में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं और इनको बड़ा कंपैरेटिव इस पे एनालिसिस इनकी है, इनसे अब बात करेंगे। दूसरे मेहमान हमारे हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और वो भी OPIF में भी इन्वॉल्व रहे हैं और काफ़ी इनकी भी ट्रैवलिंग है, इन्होंने भी काफ़ी चाइना कोरिया वगैरह को देखा है। तो सबसे पहले मैं शुरू करते इफ्तिखार साहब से। इफ्तिखार साहब, 1960s में पाकिस्तान को एक मॉडल माना जाता था इकनॉमिक ग्रोथ का, और कहते ये हैं कि 2 गैप मॉडल जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही अडॉप्ट किया, उसको अडॉप्ट किया था और जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए। और साउथ कोरिया ने उसी मॉडल को फॉलो किया। आज वो फॉलो करते करते 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया और हम लोगों की हालत है कि 2-3 बिलियन के लिए भीख मांगते फिरते हैं हर तरफ। क्या वजूहात थी, क्या बड़ी बड़ी वजह थी उसकी? सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 1960s में पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत स्ट्रांगली मूव कर रही थी और उसके बाद हम पाकिस्तान, चाइना, कोरिया, हम लोग हमारी इकनॉमी एक साथ मूव कर रही थी, बहुत स्ट्रांगली मूव कर रही थी। मगर हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये आया कि 1965 वॉर के बाद हमारी इकनॉमी जो है वो वीक हो गई। उसके बाद अयूब खान चले गए इसी वजूहत की वजह से। उसके बाद पाकिस्तान टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से चले गए, वही बहुत बड़ा हमारा सेटबैक हुआ। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, उन्होंने सारे इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लिया, इवन छोटे इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया और उसके बावजूद इसके बाद भी जिनिंग फैक्ट्रीज को वो किया। उसके बाद स्कूल कॉलेजेस को भी उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। इसके वजह से हमारे पास जो बच्चे जो तालीम का मयार जो हमारे मुल्क से वो ख़त्म हो गया। अच्छा, ये नेशनलाइजेशन के बाद जो क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज़ जो थी जो अयूब खान के वक्त में लगी थी, वो अभी हम लोग उसको अपग्रेड करने वाले थे। अपग्रेड होता है इस मुल्क में, जिस तरह से चाइना और कोरिया ने खास तौर पे अपने मशीनरीज को अपग्रेड किया था, अपग्रेड कर हम ये कर नहीं सके, हम लोग वहाँ रुक गए, हमारा इकनॉमी वहीं रुक गया। उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब आए, तो ज़िया-उल-हक के वक्त में ये हुआ कि पाकिस्तान उन्होंने ऐसी पॉलिसी दी कि इंडस्ट्री फिर ग्रो करने लगी। उसके बाद फिर बेनज़ीर आई, स्टॉप हो गया, लोग खौफज़दा हो गए कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला पॉलिसी न चल जाए, दोबारा नेशनलाइज ना हो जाए। दौर में जो ये अफगान पॉलिसी हुई वो गलत थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ना, उससे नुकसान उसके बावजूद भी अच्छा इकॉनमी फिर भी ग्रो कर रही थी। ये बात है कि ग्रो कर रही थी हमारी इकॉनमी, हम आगे की तरफ जा रहे थे। ज़िया गया तो उसने $14.5 बिलियन छोड़ के उसमें गया। उसके बाद बेनज़ीर आई, नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर आई, फिर नवाज शरीफ आए। जब नवाज शरीफ जा रहे थे तो पाकिस्तान बैंकरप्सी में चला गया था तकरीबन। मुशर्रफ साहब आए तो 2002 से अगेन जो है ना हमारा इंडस्ट्री और इकोनॉमी ग्रो करने लग गया और इसकी वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू हो गया।
30 ट्रिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर आया पाकिस्तान में आया। उसके बाद फिर दोबारा 2008 में पीपीपी आई, फिर जो है ना वो लोग खौफजदा हो गए और यहाँ से अपने पैसे ले गए यहाँ से। अच्छा, ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियंस द्वारा कि अगर किसी मुल्क में एक दफ़ा नेशनलाइजेशन हो जाए तो उसकी नसूहत क्या कहते हैं उसको, वो उसकी इम्पैक्ट जो है तकरीबन 100 साल तक रहती है। तो वही चीज़ अभी तक चल रही है। चल रहा, लोग खौफजदा। अभी तक देखें 2 साल हो गए इस गवर्नमेंट के आए, अभी भी कोई टेक्सटाइल पॉलिसी या कोई ट्रेड पॉलिसी उन्होंने बनाई नहीं। बस ये दौरान सुना काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह क्लोज हो रही हैं। अभी हमने टीवी में सुना था एक न्यूज़ में कि पाकिस्तान अभी 30% जो है ना टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट कम हो गया। एक्चुअली ये 30% नहीं है, ये अबव 50% है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इन वीविंग सेक्टर जो है बोथ इन टावल एंड क्लॉथ, ग्रे क्लॉथ, 5000 लूम्स जो है, पावर लूम्स जो है, दोनों टेरी एंड वो दोनों ये स्क्रैप हो गई है, ख़त्म हो गई है। अच्छा, हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त जॉब लॉसेस हैं ये मैं तो सिर्फ बजाय तरक्की करने के पीछे जा रहे हैं। मैं 4 इंडस्ट्री को जानता हूँ, सिर्फ 4 इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्टर्स हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ उनके पास जो है ना 10,000 जॉब जो है ना उन्होंने क्लोज कर दिए। अब सोचिए 10,000 फैमिली, सिर्फ 4 ऐसे बहुत फैक्ट्रीज हैं, ऐसी तरह बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई हैं और बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स जो हैं और जो इंडस्ट्रीज है वो अब बिल्कुल जो है ना वो एकदम बिलो जो आ गए हैं, मतलब कि अब वो बैंक में जाने वाले हैं, किसी वक्त भी वो जा सकते हैं बैंक के अंदर। तो अभी भी गवर्नमेंट के पास है, जिस तरह से अब कोरिया है, या इससे पहले जब वो ज़ियाउल आया था तो उस ज़माने में भी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें जो हैं और भी फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई थी, उन्होंने ऐसी पॉलिसी दिया कि दोबारा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था। तो अभी भी गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी पॉलिसी दे कि ये इंडस्ट्री जो है ये फिर से ग्रो करे और हमारे इकोनॉमी को देखें। इस हालात में आपको जो है ना कोई रेमिटेंस बाहर से नहीं आएगा लोगों का। जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं वो वहाँ से कोई पैसे नहीं यहाँ भेजेंगे, इसलिए नहीं भेजेंगे कि जब आपके खुद अपने सरबराह और मिनिस्टर जो है यहाँ से पैसे जब बाहर भेज रहे हैं तो वो क्या पागल है कि वो यहाँ पर पैसे लाएंगे? बिल्कुल सही बात, वो तो पैसे नहीं लाएंगे आप। बिल्कुल। तो हमारा जो मेन जो स्ट्रीम लाइन जो है जिससे हम पैसा मंगा सकते हैं वो एक्सपोर्ट हमारा है। और अभी देखिए पाकिस्तान का बांग्लादेश टोटल एक्सपोर्ट अभी 20 बिलियन के करीब नहीं, अभी तो मैंने सुना था 14 बिलियन है। नहीं भाई, अभी मैंने सुना था लास्ट वीक। अच्छा, पहले 20 था, अब घटते 14 हो गया। 14 गारमेंट में सबसे ज्यादा कमी आई और गारमेंट का 3.5 है, जबकि बांग्लादेश देखिए हमारे बाद है, वो उसके यहाँ 7 या 10 टेक्सटाइल मिल लग रही है और उसका गारमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट जो है ना वो 10 बिलियन है। अच्छा, ये बात क्या सही है कि आप लोगों की कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मतलब यहाँ फैक्ट्री बंद करके बांग्लादेश चले गए? ये भी हो रहा है बहुत सारी, हम नाम तो नहीं बता सकते मगर ये बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए, बड़ी जो जाइंट्स हैं। बहुत ही कंसर्निंग बातें आप बता रहे हैं। ये बिजनेसेस का सिलसिला ऐसा है कि बिजनेसमैन जो है ना कबूतरों की तरह होता है। किसी ने मिसाल दी है कि वो एक एक करके आते हैं, आप दाना डालते जाएं, बहुत सारे जमा हो जाएंगे, देन यू फायर वन शॉट, वो सब एक साथ उड़ जाते हैं। तो बिजनेस का जो सिलसिला है वो इस तरह का है ये। अच्छा मोदी साहब, आप तो काफ़ी कोरिया चाइना वगैरह जाते रहे, बताइए कि कोरिया ने क्या किया कि इतना बड़ा सुपर पावर? क्या वो लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, मजबूत हैं, ज़हीन हैं? क्या है इतने 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हमारी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए कैसे बन गए वो? एक्चुअली कोरिया और चाइना में जो है इतनी सेंट्रलाइजेशन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद जो है वो हर चीज़ का फैसला करता है। इवन अगर 50 मेगावाट से ऊपर पावर स्टेशन लगाना है तो वो इस्लामाबाद फाइल जाती है। आई मीन प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं है यहाँ पर। 50 तो कुछ भी नहीं होता दुनिया भर में। अब वो लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है। हर फाइल जो है वो इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी में, देखें आज तक 92 से थरकोल अभी तक जो है वो रुका हुआ है, इसलिए कि वो डिफरेंट लॉबीज़ हैं यहाँ पे ना। यहाँ कुछ लॉबीज़ कालाबाग डैम के लिए काम कर रही हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि थर हो जाते कालाबाग का वो खत्म हो जाएगा। अगर थर को ज़मीनें नहीं मिलेंगी जो उसके बहाने लेना चाह रहे हैं। थरकोल अगर इफेक्टिव हो जाए, पावर जनरेशन शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की तो किस्मत बदल सकती है। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद में लॉबीज़ डिफरेंट बैठी हैं, यहाँ प्रोविंसेस के मफाद किसी और चीज़ में, तो ये सिलसिला है। और एज ए कंट्री लेवल पे यहाँ पे जो सोच है वो कोरिया और चाइना वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं 92 में चाइना गया था बीजिंग, उस वक्त वहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर की सबवे थी, सिर्फ 1 किलोमीटर की, यूँ चलती थी ट्रेन और वापस आती थी। अब वहाँ पे तकरीबन 70 किलोमीटर की बीजिंग के अंडरग्राउंड सबवे है वहाँ पे। इसी तरह इंडिया में भी है। इंडिया को तो हम खैर
कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन चाइना और कोरिया में जो है वो ये फ़र्क है। अच्छा, एक ओवरसीज़ के हवाले से एक चीज़ मैंने जो 1980 में ऑब्ज़र्व की थी वो बताना चाहता हूँ कि देखिए एक ही किसी के मुल्क में कैसे कैसे अलग सोच हो सकती है। 70s में बहुत बड़ी तादाद में जब ये तेल निकला था तो कोरियंस आए थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए मिडल ईस्ट में, लीबिया से लेके दुबई वगैरह तक बहुत बड़ी तादाद आई, लेकिन वो ज़्यादातर अपने ही कंपनीज के अंदर आए, कोरियन कंपनीज ही ने कॉन्ट्रैक्ट विन किया जी जी। और वो बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन था गवर्नमेंट का और उन कंपनीज का। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि अगर ये लोग आते हैं 10 साल 15 साल काम करते हैं और ये पैसे ले जाएं और इस पर कंजम्पशन पे खर्च कर दें तो वो कोई ख़ास उससे फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने ज़्यादातर जो डांगवा वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी उन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि अगर आपको $200 मिल रहे हैं तो खाना और घर वर तो हम आपको दे रहे हैं, उसके सिर्फ $25-30 जो है ना वो वर्कर को दे देते थे, बाकी $50-60 उनके घर वालों को रेमिटेंस चला जाता था। उसमें से तकरीबन 50% $100 वो कहते थे कि जी ये आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें थ्रू वॉट एवर जो म्यूचुअल फंड वगैरह। उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि ये सारी छोटी छोटी कंपनी सैमसंग होंडाई वगैरह जो है ना इतनी तेज़ी से उनके कैपिटलाइजेशन इतनी हुई कि मुख्तलिफ चीज़ों में वो डाइवर्सिफाई, पैसे की जब कमी नहीं है तो उन्होंने कहा भाई शिप भी बना लो, टीवी बना लो, रेडियो भी बना लो, गाड़ी बना लो, सब चीज़ बना लो। करते करते आज वो यहाँ पे पहुँच गए। जबकि हम मेरे जैसे आप भी रहे हैं काफ़ी बाहर, इतनी 8 मिलियन लोग हम लोग बाहर गए, रेमिटेंस तो हम 8 बिलियन हर साल भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी रकम अभी भी वहाँ पड़ी हुई है जिसका एस्टिमेट 1000 बिलियन का भी लोग लगाते हैं। लेकिन हमारे सेविंग को स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया इंडस्ट्री में। हम और आप जैसे लोगों ने ज़्यादा ने क्या किया, सवाई चंद के बड़े बड़े घर बना लिए। जब वो आ गए यहाँ तो उनको पता चला कि वो उन घरों के इलेक्ट्रिक का बिल देना भी उनके लिए अजाब बन गया। जी जी। उन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ नहीं करते। तो स्टॉक एक्सचेंज ही अगर हमारा सही चल रहा होता उसी में लगाते तो शायद वो स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्री को। तो इस तरह की नेशनल पॉलिसी जिस तरह से कोरिया ने चलाई एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने की। एक तो वहाँ कोई नेशनलाइजेशन नहीं हुआ जी, कोई डिसरप्शन नहीं आया, इंडस्ट्री बढ़ती गई। उनको इससे मतलब नहीं था कि मिस्टर सैमसंग कितने नंबर 1 बन जाते हैं या मिस्टर होंडाई नंबर 1 बन जाते हैं, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए। यहाँ हम लोग 22 फैमिली के पीछे पड़ गए, थोड़ी सी दौलत जमा हुई उसी को बांटने के चक्कर में लगे, बांटने के बाद कुछ भी किसी के पास नहीं बचा। तो ये सब फैक्टर्स थे। अच्छा, चाइना के बारे में बताइए। चाइना 92 तक तो चाइना की इतनी हालत अच्छी नहीं थी, क्या फैक्टर हुई कि एकदम से वो इतना जो ग्रोथ हुई है उसके अंदर, क्या फैक्टर्स? देखिए, एक तो चाइना में जो है मैन पावर बहुत है और उन्होंने जो जितनी अच्छी तरह अपना स्ट्रक्चरल बेसिस बनाए, एक तो उन्होंने डिवाइड किया इंडस्ट्री को अपनी 3 हिस्सों में। एक तो वो मटेरियल जो वो नॉर्थ अमेरिका के लिए बनाते हैं उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। फिर उन्होंने अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए एक पॉलिसी बनाई, उसकी वो और ज़रा सस्ता बनाया। उसके बाद उन्होंने ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए जो मटेरियल हो बिल्कुल चीप 18,000 के एसी और जी हाँ, इस तरह की 10,000 के टीवी आए। और चाइना आजकल इतनी, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसको पब्लिक को दिया कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब इंडस्ट्री लगती है, अब जैसे आप अलवतन स्कीम है पोर्ट कासिम पे, कितने साल हो गए वो अलवतन के प्लॉट जो हैं वो मिले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे रोड ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रोड, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें बना के दे, पावर ये सब चीज़ें दे, तो फिर आदमी को इंडस्ट्री लगाएगा वो। अदरवाइज वो सारी चीज़ें तो देखें, यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ये है, घरों में आपको पावर स्टेशन लगाए हुए हैं, मतलब जनरेटर है वो पावर स्टेशन ही है ना। हाँ। तो कितना खर्चा हो रहा है, कितना फॉरेन एक्सचेंज इस चीज़ पे खर्च हो रहा है। आई मीन नोबडी इज बदर्ड अबाउट दिस। अभी ये रेंटल पावर आना शुरू, अभी वो आया ही नहीं था, पहले ही मीडिया ने और अपोजिशन ने इतना शोर मचाया कि खा गए पैसा। आई मीन दैट्स नॉट फेयर। आई मीन देयर शुड बी सम रीजनेबल कि भाई एक तो पावर है ही नहीं, चलें ठीक है आ गया, महंगी पावर आई, पावर तो होनी चाहिए ना भाई। आपको शॉर्ट टर्म में और क्या सोल्यूशन है? आप जैसे हमने सऊदी अरेबिया वगैरह में देखते थे कि पूरे शहर आबाद हो जाते थे, बार्जेस पे आ जाता था वो जी। शहर आया, वहाँ तेल निकला, तेल का काम खत्म हो गया, 10 साल बाद पता चला वो आइलैंड भी बंद किया, वो बार्ज मूव करके कहीं और चला गया। तो ये होता है टेम्पररी शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस।
तो वहाँ पे भी हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं बजाय एक नेशनल कंसेंसस के। अच्छा, ये इफ्तिखार साहब आप बताइए कि ये जो चाइना वालों ने फ्री ट्रेड जोन का जो कॉन्सेप्ट 92 में प्रोड्यूस किया, बेसिकली रिप्लिकेशन ऑफ हांगकांग इनटू चाइना विद इन ए कम्युनिस्ट कंट्री, उसका आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट पड़ा? उससे कोई उसकी वजह से इतनी तरक्की हुई है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। चाइना ने जो फैसिलिटीज अपने लोगों को दिया जो फॉरेन में थे, इतनी फैसिलिटी दी कि उनको उन्होंने ज़मीन दिया, उनको पावर बहुत ही मतलब कि उसमें दिया, बिजली मतलब, और सारे रिसोर्सेज उनको दिए, और उनको कहा कि आप आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उनके जो लोग जो चाइना के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो उनको एम्प्लॉय करने के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह उनके लोग एम्प्लॉय हो जाए। कोई कमा के जाता है यहाँ से जाए, उसको कोई हमें डॉलर मतलब फॉरेन एक्सचेंज यहीं आएगा, चाइना में आएगा। हाँ, तो इनको ये फायदा हो गया, सारे लोग एम्प्लॉयड हो गए, वो पैसा अंदर ही आता रहा, और जो फॉरेन एक्सचेंज जो आया वो अलग आया। यहाँ तक कि अब देखिए वहाँ कोई बिजली की शॉर्टेज नहीं है, कोई गैस का शॉर्टेज नहीं है, किसी चीज पानी की शॉर्टेज नहीं है। फ्री ट्रेड जोन होता क्या है? ये फ्री ट्रेड जोन में जैसे हमारे यहाँ टैक्स फ्री जोन होता है, बिल्कुल आपको आजाद कर देते हैं, आप उनका अपना सिस्टम होता है, सारे सिक्योरिटी, सारे सिस्टम, कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। गवर्नमेंट का कोई फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, गवर्नमेंट का कोई इदारा वहाँ नहीं जाएगा। नहीं, अगर आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन है वहाँ का। अच्छा, अगर जैसे दो बिजनेसमैन में लड़ाई हो जाए तो उसका क्या होगा? उसका सोल्यूशन है उसी के अंदर ही है। जैसे हमारे यहाँ लीगल सिस्टम हमारा इतना स्लो है कि अगर कोई भी मामला केस में चला जाता है, नॉट बिकॉज आवर जजेस आर बैड, बिकॉज देयर इज सो मच वर्क दे कैन नॉट कोप विथ, तो वहाँ आप रुल जाते हैं। बेसिकली आप 10-10 साल लग जाते हैं छोटे से रेजोल्यूशन में। तो वो केसेस जो डिस्प्यूट अगर होंगे फ्री ट्रेड जोन में, तो वो बाहर के कोर्ट में रेफर नहीं होंगे, नहीं, वो अपनी अंदर ही नहीं, बड़ा केस हो गया तो वो बाहर जाएगा। अच्छा, वो चाहेंगे जिस तरह से जरगा सिस्टम होता है पाकिस्तान के अंदर, या आर्बिट्रेशन वाला, इस तरह से वो छोटे मोटे अपना वो उसको सॉल्व कर लेते हैं वहीं पे। तो ज्यादा लड़ाई तो जमीनों पे होती है ना। अगर वहाँ का ये जो अथॉरिटी है वो आपको जमीन दे रही 1000 गज की, तो 1000 गज ही आपकी है। हाँ, उसको आप 2000 तो कर नहीं सकते, वहाँ कब्जे वब्जे का मैं ख्याल में कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। वो सब बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ देख लें आप, छोटी सी मिसाल है, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता, कि कराची वगैरह के अगर आप कोई दूसरे प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको डर लगा होता है कि शायद सेकंड लीज ना हो जाए और ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, फाइल ना बन जाती। जबकि आप जब डिफेंस में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको बड़ा सुकून होता है कि जी वहाँ बड़ी चेकिंग होती है, आँख का भी तस्वीर लेते हैं और थंब भी लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वहाँ बहुत कम करप्शन होती है, तो आप इजीली वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ की वैल्यूज बढ़ जाती हैं ऐसी जगह। तो उसी किस्म से उससे भी अगर एडवांस सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है फ्री ट्रेड जोन वगैरह में, तो वहाँ तो बहुत कम चांसेस है कि इस तरह के डिस्प्यूट हों। बिल्कुल, जिसकी ज़मीन है वो है। जैसा आपने कहा डीएचए में मेरा ख्याल से नेग्लिजिबल है, हाँ, कि दूसरी फाइल बन जाए किसी की। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल जो फ्री ट्रेड जोन होगा उसमें तो और भी एडवांस सिस्टम होगा, वहाँ तो हो ही नहीं सकता, हर चीज़ सिक्योर है वहाँ पे, सिक्योरिटी भी उनकी अपनी होती है, सिक्योरिटी अपनी, और हर चीज़ सिक्योर है। यहाँ की तरह नहीं कि बिल्कुल कोई आप अपनी जॉब पे जा नहीं सकते हैं या अपने फैक्ट्री पे आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।